हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 का पेज नंबर 176 और 177 में कुछ फिगर ईट आउट करके क्वेश्चन दिए गए हैं। लगभग ये 12 क्वेश्चन होंगे। ये 12 क्वेश्चंस के आंसर्स को भी हम बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज में समझते हैं। देखो, अगर आपको इसके पहले के पेजेस या फिर किसी भी चैप्टर के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को समझना होगा तो इसके वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है। सारे पेजेस का और सभी फिगर इट आउट के क्वेश्चन के आंसर्स हमने समझा दिए हैं। तो अगर देखना होगा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ होगा, जाके आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिया गया है कि अनग मिक्सेस 600 ml ऑफ ऑरेंज जूस विथ 900 ml ऑफ एप्पल जूस टू मेक अ फ्रूट ड्रिंक। देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया कि जो अनग है ये 600 ml ऑरेंज जूस और 900 ml एप्पल जूस मिक्स करता है एक फ्रूट ड्रिंक बनाने के लिए। अनग एक फ्रूट ड्रिंक बना रहा है जिसके लिए वो 600 ml ऑरेंज जूस और 900 ml एप्पल जूस मिक्स कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ऑरेंज जूस की कैपेसिटी है 600 ml ये लिख लेंगे, और एप्पल जूस की जो भी यहाँ पर क्वांटिटी या कैपेसिटी है इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस की जो क्वांटिटी है, ऑरेंज जूस की जो क्वांटिटी है वो कितनी है 600 ml। तो यहाँ पर इक्वल टू 600 ml लिख लिए। इसके बाद जो एप्पल जूस की क्वांटिटी है 900 ml, इसको लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस इक्वल टू 900 ml। अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन में आगे यहाँ पर है राइट द रेशियो ऑफ ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस। ऑरेंज जूस का एप्पल जूस से रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। और इसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हमें करना है। तो रेशियो निकालना है तो यहाँ से लिखेंगे द रेशियो ऑफ ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस। तो यहाँ पे लिख लेंगे द रेशियो ऑफ ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस। और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ऑरेंज जूस की कैपेसिटी कितनी है 600, तो यहाँ पे 600 लिख दिए। और एप्पल जूस की कितनी है 900, यहाँ पे 900 लिख दिए। अब सिंपली इसको काटना है, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इस तरह से 0 0 काट दिए। यहाँ से ये 0 कट गया। 3 के टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा और 3 के टेबल में ये 3 बार में कटेगा। तो इसका जो रेशियो निकल जाएगा कितना निकल जाएगा 2:3। पहले 2/3 कर देना यहाँ पर, और फिर इसका रेशियो में लिख देना 2:3। दैट्स इट। ये बस इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लास्ट ईयर वी हायर्ड 3 buses फॉर द स्कूल ट्रिप। वी हैड अ टोटल ऑफ 162 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हु वेंट ऑन दैट ट्रिप। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लास्ट ईयर पिछले साल वी हायर्ड 3 buses फॉर द स्कूल ट्रिप। हमने स्कूल ट्रिप के लिए 3 बसेस हायर करे। स्कूल ट्रिप के लिए पिछले साल हमने 3 बसेस हायर करे। वी हैड अ टोटल ऑफ 162 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जिसमें लगभग 162 स्टूडेंट्स और टीचर्स उस बस में हम लोग गए थे, ठीक है। एंड ऑल बसेस वेयर फुल। जितनी भी बस थी ये फुल थी, यानी 3 बसेस थी, तीनों की तीनों फुल थी, ठीक है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 3 बसेस की जो कैपेसिटी है वो 162 स्टूडेंट्स की है। तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, हम एक बस की कैपेसिटी निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन को यहाँ पे समझाऊंगा। पहले हम एक बस की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। पहले अगर हम देखें तो 3 बस की जो कैपेसिटी है वो 162 है। तो यहाँ पे लिख लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 बसेस इक्वल टू 162। आप यहाँ पर लिख सकते हो कैपेसिटी इन 3 बसेस इक्वल टू 162। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि कभी कभी क्या होता है टीचर्स खड़े होके भी चले जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से टीचर्स यहाँ पे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स लिखना जरूरी है। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 बसेस इक्वल टू 162 भी लिख सकते हो, या फिर कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन 3 बसेस इक्वल टू 162 ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो 3 बस में कितने स्टूडेंट्स गए वो यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, एक बस की कैपेसिटी कितनी होगी, तो इसके लिए हम इस 3 के जगह पे 1 लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 बसेस। और हम इस 162 को 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 162 के नीचे 3 कर दिए। इसको अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में ये कट जाएगा। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यानी 54 बार में कट गया। इसी को हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि एक बस के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितना है 54 है। एक बस की कैपेसिटी कितना है 54 है। अब आगे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस साल
204 स्टूडेंट्स जा रहे हैं ट्रिप पर। इस साल कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं? 204। तो आपको यहाँ पर आगे इसी तरह से 2 बस की कैपेसिटी निकालनी होगी, फिर 3 बस की कैपेसिटी निकालनी है, फिर 4 बस की कैपेसिटी निकालनी है। इस तरह करके आपको बसेस की कैपेसिटी निकालनी है कि कब जो ये है 204 स्टूडेंट्स हो जाएगा, मतलब कितने बस लगेंगे 204 स्टूडेंट्स के लिए। समझ में आया? 204 स्टूडेंट्स के लिए कितने बसेस हमें लगेंगे। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मैनी बसेस विल वी नीड, हमें कितने बसेस की आवश्यकता होगी। तो एक बसेस के लिए तो हमने पता लगा लिया कि 54 स्टूडेंट्स एक बस की कैपेसिटी है। अब हम 2 बस के लिए निकालेंगे तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने जब 2 बसेस के लिए निकाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 बस या फिर कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 बस ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ गया। 108 आ गया। यहाँ पर समझ में आया? तो ये 2 बस की कैपेसिटी निकली 108, बट हमें जाना कहाँ तक है? 204। तो अभी तक तो ये 108 ही स्टूडेंट्स जा पाएंगे। तो अब हम 3 बस के लिए निकाल के देख लेते हैं। तो 2 के जगह पे 3 लिख देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 बसेस इक्वल टू 3 × 54, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 आ जाएगा। मतलब अब 3 बस में 162 स्टूडेंट्स जा सकते हैं। और ये वाला हमने यहाँ पर भी देखा था, है ना? 3 बस में 162 स्टूडेंट्स जा सकते थे, बट हमें कहाँ तक पहुँचना है? 204 तक। तो अभी तो 204 आया नहीं। चलो अब हम नंबर ऑफ बसेस 4 कर देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 बसेस। अब 4 बस में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जा सकते हैं? स्टूडेंट्स की कैपेसिटी 4 बस में कितनी होगी? तो वही 54 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर आ गया 216, जो कि इससे ज़्यादा है। तो ये तो समझ में आ गया कि हमें 4 बस की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था कि हाउ मैनी बसेस विल वी नीड, हमें कितने बसेस की ज़रूरत होगी, तो हमें ज़रूरत होगी 4 बसेस की। क्योंकि 3 बस में 162 स्टूडेंट जा पाएंगे, 4 बस में आ जाएगा 204। भले ही कुछ सीट खाली रहेगा, वो अलग बात है, ठीक है ना, बट 4 बस तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे सो वी नीड 4 बसेस फॉर 204 स्टूडेंट्स। इसलिए हमें 4 बसेस चाहिए 204 स्टूडेंट्स के लिए। समझ में आया? अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि विल ऑल द बसेस विल बी फुल, क्या जितने भी बस हैं वो फुल हैं? नहीं, फुल कब होता? जब 216 स्टूडेंट्स होते तब वो फुल होता। बट अभी तो ये फुल नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो मेरा 204 ही गया था। तो कितने स्टूडेंट्स खाली रह गए, अगर वो निकालने के लिए पूछ दिया जाता, जो कि पूछा नहीं गया है, आपसे बस पूछा गया है कि क्या सभी बसेस फुल है, तो सभी बसेस फुल नहीं है। यहाँ पे कुछ सीट्स खाली भी रह गया, तो लिखेंगे कि नो ऑल द बसेस विल नॉट बी फुल, सभी बसेस फुल नहीं है। फुल कब होता? जब 216 यहाँ पर लिखा हुआ रहता, तब सभी बसेस फुल होते। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछ दिया जाता कि कितने स्टूडेंट्स की जो सीट है वो खाली रह गई, तब आप यहाँ पर क्या करते कि 216 में 204 को यहाँ पर घटा देते। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल अभी हमें ये पूछा नहीं गया कि कितनी सीट्स खाली रह गई, ठीक है, वो हमें पूछा नहीं गया है। तो इस वजह से इसको घटाने का ज़रूरत आपको नहीं है। फ़िलहाल आपको यहीं तक आंसर करना है। समझ में आया? नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, द एरिया ऑफ दिल्ली इज़ 1484 स्क्वायर किलोमीटर एंड द एरिया ऑफ मुंबई इज़ 550 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर दिल्ली का ये एरिया दे रखा है और इधर यहाँ पर मुंबई का एरिया दे रखा है। आगे है कि द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन एंड दैट ऑफ मुंबई इज़ 20 मिलियन पीपल। और यहाँ पे दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 30 मिलियन दिया गया है और मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 20 मिलियन दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच सिटी इज़ मोर क्राउडेड, सबसे क्राउडेड सिटी कौन है। अब क्राउडेड सिटी निकालने के लिए हमें पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी पड़ती है। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालेंगे आगे समझ जाओगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करो कि ये जो दिल्ली का एरिया दिया गया है और दिल्ली का जो पॉपुलेशन दिया गया है उसको पहले एक साथ लिख लो। एरिया ऑफ दिल्ली बराबर जो दिया गया था लिख लिए, और दिल्ली का जो पॉपुलेशन दिया गया था 30 मिलियन, यहाँ पर इसको लिख लिए। समझ में आया? दिल्ली का एरिया 1484 स्क्वायर किलोमीटर, इसको लिख लिए हैं, और दिल्ली का जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन है, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर ये पता करना है कि कौन सी सिटी ज़्यादा क्राउडेड है, तो इसके लिए हमें पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी पड़ती है।
तो इसीलिए यहाँ पर हमने समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है टू फाइंड विच सिटी इज़ मोर क्राउडेड वी फाइंड पॉपुलेशन डेंसिटी। आप यहाँ पे डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिल्ली, आप ये चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेना दिल्ली, गलती हो गया स्पेलिंग, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, ऐसे लिख लेना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन बाई एरिया। दिल्ली का पॉपुलेशन 30 मिलियन है, तो हम इस पॉपुलेशन के जगह पे 30 मिलियन कर देंगे, इसको काउंट करोगे 30 मिलियन होगा। काउंट करने तो आता है ना, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो 30 मिलियन तक जाने के लिए हमें 100 मिलियन तक ऐसे गिनना पड़ता है। और जो एरिया है ये है 1484, तो एरिया की जगह पे 1484 रहने दिए। अब बाकी इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करोगे तो लगभग ये आ जाएगा 20215.63। इसके बाद पॉइंट में और भी आएगा, बट आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो। तो ये हमने यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी निकाला हुआ है दिल्ली का। जिस तरह से हमने यहाँ पर डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी निकाला दिल्ली का, सेम एज इट इज़ अब हम यहाँ पे मुंबई का भी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे। चलो इधर निकालते हैं। तो पहले मुंबई का एरिया लिख लेते हैं। मुंबई की जो एरिया है वो 550 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसका जो पॉपुलेशन है मुंबई का ये दे रखा है 20 मिलियन, तो इसका पॉपुलेशन हम 20 मिलियन लिख लिए। अब हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी, आप यहाँ पे चाहो तो ऑफ मुंबई भी लगा सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर ऑफ मुंबई भी लगा सकते हो। अब आगे यहाँ पर इसका पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो पॉपुलेशन बाई एरिया वही फॉर्मूला होगा जो कि यहाँ पे लिखा था। अब मुंबई की जो पॉपुलेशन है ये दे रखा है यहाँ पर 20 मिलियन, तो ये हो गया 20 मिलियन, और एरिया इसका दिया गया है 550। अब यहाँ से जो भी कटेगा काट देना, और नहीं कटेगा तो सिंपली डिवाइड कर देना, ठीक है। जैसे कि अगर हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, और इसको भी हम चाहे तो काट सकते हैं। 5 के टेबल में ये 11 बार में कटेगा, और ये 5 के टेबल में लगभग 5 4 जा 20 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ पे ऐसे करके उतार सकते हो, 3 4 5 जीरो ऐसे उतार सकते हो। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद लगभग आ जाएगा 36363.63, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड करके भी इसको निकाल सकते हो। समझ में आया? आपको बेसिकली ये पता करना है कि इन दोनों में से बड़ा या छोटा कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा और छोटा कौन सा है, बेसिकली आपको यही पता करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से दोनों का पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल दिए। तो ये तब हमें पता चल गया कि मुंबई की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दिल्ली से ज़्यादा है, यानी कि इसका जो क्राउडेड होगा मुंबई का वो ज़्यादा होगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सो पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज़ मोर क्राउडेड। मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा क्राउडेड है, मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा क्राउडेड है। क्यों? बिकॉज इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हायर, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो वही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया था, 2 क्वेश्चन था। पहला कि कौन सा सिटी ज़्यादा क्राउडेड है, तो ये पता चल गया मुंबई है। और क्यों आप ऐसा कह रहे हो? क्योंकि मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। समझ में आया ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। दिया गया है अ क्रेन ऑफ हाइट 155 सेंटीमीटर। एक क्रेन है, उसकी जो टोटल हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है। बुक में देख लेना क्रेन कैसा होता है, बत्तख की तरह, ठीक है ना। उसकी हाइट 155 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसका नेक और रेस्ट ऑफ द बॉडी की जो हाइट है, नेक का और बाकी बचे हुए बॉडी की जो हाइट है उसकी रेशियो दे रखी है 4:6। तो सबसे पहले जो क्रेन है उसका नेक का हाइट कितना होगा और रेस्ट ऑफ द बॉडी की हाइट कितनी होगी, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे के पार्ट को समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर क्रेन की हाइट दे रखी थी 155, टोटल हाइट है क्रेन का, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक की और रेस्ट ऑफ द बॉडी की जो रेशियो है वो यहाँ पर दे रखी है। नेक का रेस्ट ऑफ द बॉडी का रेशियो 4:6 है, इसको यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आपको मैंने इसके पहले के पेजेस के क्वेश्चन समझाए हुए होंगे, आपको पता होगा कि जब रेशियो में दिया हुआ हो और टोटल नंबर्स हमें दिया हुआ हो तो कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 तरीका है, इन दोनों को x मान के 4x 6x मान के प्लस करके इक्वल टू 155 कर दो, उसको सॉल्व करके आप यहाँ से भी निकाल सकते हो ऐसे। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि जो भी रेशियो रहेगा पहले इसका सम कर लो,
सम ऑफ द रेशियो दोनों का सम कर लिए। अब हम पहले नेक का अगर हाइट निकालेंगे तो नेक वाला पार्ट जो है, नेक वाला पार्ट तो ये 4 है और रेस्ट ऑफ द बॉडी का पार्ट ये तुम्हारा 6 है। समझ में आया? तो हाइट ऑफ द नेक, अगर हम पहले नेक का हाइट निकालेंगे तो ये है नेक का पार्ट, ऊपर में 4 लिख देंगे। ओके, और नीचे जो सम करके आया हुआ है 10, इसको हम नीचे लिखेंगे। तो ऊपर में 4 हो गया, नीचे 10 हो गया, और मल्टीप्लाई करके टोटल जो हाइट है क्रेन का वो 155 है, इसको लिख लेंगे। तो इससे मेरा क्या है कि क्रेन का जो नेक का हाइट है वो निकल जाएगा। ये किसका हाइट निकाल रहे हैं? क्रेन का। ठीक है, अब इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से काट के दिखा सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, मतलब 62 आ जाएगा। तो नेक हमने नेक का हाइट निकाल दिया, क्रेन के नेक का हाइट हमने निकाला 62 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर लगा लेना, ठीक है ना। अब हम रेस्ट ऑफ द बॉडी की हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी लिख दिए। अब रेस्ट ऑफ द बॉडी का पार्ट जो है वो 6 है, तो ऊपर में हम 6 लिखेंगे। टोटल जो सम करके आया हुआ था वो 10 कर दिए, और मल्टीप्लाई जो इसका टोटल हाइट था क्रेन का 155, इसको लिखिए। अब यहाँ पर भी हम कट करेंगे, यहाँ पर भी काटेंगे। ये 2 के टेबल में कट गया, 2 5 जा 10, ये हो गया 2 3 जा 6, ये काटेंगे तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9, 93 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देख लो 93 हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या पता चला, ये क्रेन का टोटल हाइट है, ये क्रेन का नेक का सिर्फ हाइट हो गया, और बाकी बचे हुए बॉडी पार्ट का जो हाइट है वो ये है। चलो अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है फॉर योर हाइट। अब अपनी हाइट के लिए देख लो, क्रेन का हाइट तो देख लिया, ठीक है। अब आपकी हाइट की बारी है। हर एक स्टूडेंट्स का इसका जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा। जैसे क्यों, आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझो। There, if your neck and rest of body also had this ratio, अगर आपका नेक और आपका बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी का जो रेशियो है ये सेम हो, जितना क्रेन का था सेम हो, ठीक है, नेक का और बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी का जो रेशियो है सेम हो, 4:6 ही हो, ठीक है। तो हाउ टॉल वुड योर नेक बी, तो आपके नेक की लंबाई कितनी होगी, आपकी नेक की लंबाई कितनी होगी। ये नेक की लंबाई तो आपका पता चल गया कि रेशियो में 6 है, लेकिन नंबर में कितना होगा। अब देखो इस ये निकालने के लिए बहुत ही इजी रहता है अगर आपकी टोटल हाइट अगर आपको पता हो। अब जैसे आपको आपकी मान के चलो टोटल हाइट पता नहीं हो, ठीक है, तो हमने मान लिया कि मान के चलो, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि हर एक स्टूडेंट्स का इसका जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अपनी हाइट का निकालना है कि आपकी हाइट का जो नेक का हाइट, आपके हाइट के अनुसार जो आपका नेक होगा वो कितने हाइट का होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको आपकी हाइट ही यहाँ पर लिखनी है। तो मुझे तो नहीं पता ना कि आपकी हाइट कितनी है, तो मैंने मान लिया कि आपकी हाइट जो है वो h है। और अगर आपको पता है कि भैया मेरी हाइट मुझे पता है 160 सेंटीमीटर है या 165 सेंटीमीटर है, तो आप वहाँ पे वही लिख लेना, 165 सेंटीमीटर या 160 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब जो रेशियो दे रखा था वो क्रेन इतना ही आपका दे रखा था, बोला गया था यहाँ पर। तो क्रेन का जो रेशियो था नेक और रेस्ट ऑफ द बॉडी का वो 4:6 था, तो आपका भी नेक और रेस्ट ऑफ द बॉडी का जो रेशियो है 4:6 ही रहेगा, ठीक है। अब ये है नेक वाला पार्ट, और आपका नेक का ही पार्ट यहाँ पर आपका नेक का ही लंबाई पूछा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ योर नेक। आपकी नेक की लंबाई पूछी गई है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, आपके नेक की लंबाई पूछी गई है, और ये नेक वाला पार्ट है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे ऊपर, 4 लिखेंगे ऊपर में, ठीक है। और नीचे हम जानते हैं कि इन दोनों का सम करके नीचे लिखते हैं, तो इन दोनों का सम ऑलरेडी मैंने यहाँ पर करा हुआ था, 10 नीचे लिखे, और यहाँ पे आपकी टोटल हाइट लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपका टोटल हाइट लिखा जाएगा। अगर आपका टोटल हाइट 160 है तो यहाँ 160 लिख देना। मुझे आपकी हाइट नहीं पता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर h लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम चाहे तो इस तरह से काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2h/5 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2h/5 हो गया, इसको यहाँ पर थोड़ा हटा देना, ये निकल गया मेरा 2h/5। अब इसमें आपका ये जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके दिखाता हूँ। जैसे सपोज कर लो मेरी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर है,
मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या करूँगा, इस एच के जगह पे 165 डाल दूंगा। मेरी हाइट है, आपकी हाइट जो भी होगी वो आप यहाँ पर लिखना। आपकी हाइट हो सकता है 140 हो, 130 हो, 170 हो, जितनी भी होगी वो आप यहाँ पर लिखोगे। मेरी हाइट भैया है 165 सेंटीमीटर, तो हम इस एच के जगह पे 165 लिखेंगे। ठीक है, 2/5 रहने देंगे, एच के जगह पे 165 लिख दिए। और बस इसको काट लेना, अगर कटेगा तो ये हो गया 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 66 निकल जाएगा। तो ये मेरी हाइट, मेरे नेक की ये हाइट निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 सेंटीमीटर जो निकलेगा, 66 सेंटीमीटर, ये मेरे नेक की हाइट है, ये मेरे नेक की हाइट है। आपको आपके नेक की हाइट निकालनी है, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि इसका आंसर हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की जो हाइट होगी वो तो अलग अलग होगी। तो आप यहाँ पर अपना हाइट डालना, यहाँ पर या तो यहाँ पर डाल सकते हो, या तो यहाँ पर डाल के ये निकाल के आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर लिख के दिखा भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा आंसर जो है करके दिखाना है। आई होप यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। दिया गया है, लेट अस ट्राई एन एंशिएंट प्रॉब्लम फ्रॉम लीलावती। एक हम एंशिएंट प्रॉब्लम लीलावती से बनाने की कोशिश करते हैं। एट दैट टाइम, उस टाइम में वेट्स वेयर मेजर्ड इन अ यूनिट। उस समय जो वेट मेजर्ड किया जाता था यूनिट में, उसका नाम अलग अलग रखा जाता था। जैसे उस समय वेट के लिए जो मेजर करा जाता था यूनिट में, नाम रखा जाता था पालस और निस्कस। अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि पालस किसको बोला जाता था और निस्कस किलो किसको बोला जाता था। ठीक है, तो मनी के लिए जो यूनिट यूज़ करा जाता था पहले के समय में, ठीक है, तो वो पालस और निस्कस यूज़ करा जा रहा था एंशिएंट टाइम में। अब यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि इफ 2 होल 1/2 पैलस ऑफ सैफरन कॉस्ट इतना निस्कस। तो आपसे पूछा है ओ एक्सपर्ट, आपसे पूछा है ओ एक्सपर्ट, अगर तुम एक्सपर्ट हो तो बताओ, ओ एक्सपर्ट बिजनेसमैन, ओ एक्सपर्ट बिजनेसमैन, टेल मी क्विकली, जल्दी से बताओ, व्हाट क्वांटिटी ऑफ सैफरन कैन बी बॉट फॉर 9 निस्कस। तो 9 निस्कस में तुम कितने क्वांटिटी ऑफ सैफरन तुम्हारे पास होगी। ठीक है, समझ में आया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जल्दी से बताओ कि कितने क्वांटिटी ऑफ सैफरॉन्स 9 निस्कस में तुम खरीदोगे। ओके, देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिया क्या है और निकालना क्या है वो समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर यूनिट थोड़ा सा आसान रहता, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते थे। बट चूंकि यहाँ पर पैलस, सैफरन ऐसे कुछ दिया हुआ है तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा, बट फिर भी ईजी है। निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है कि क्वेश्चन है व्हाट क्वांटिटी ऑफ सैफरॉन कैन बी बॉट फॉर 9 निस्कस। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ सैफरॉन कैन बी बॉट फॉर, चूंकि हमें यही निकालनी थी, क्वांटिटी ऑफ सैफरॉन निकालनी थी, तो वही यहाँ पर लिखे हैं क्वांटिटी ऑफ सैफरॉन कैन बी बॉट फॉर। हमें क्वांटिटी ऑफ सैफरॉन निकालनी थी 9 निस्कस की, तो हम यहाँ पर पहले क्वांटिटी ऑफ सैफरॉन जो कि 3/7 निस्कस में हमें मिल रहा है वो यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया था कि इतना पैलेस ऑफ सैफरॉन जो है इतना रुपए में मिलता है, इतना निस्कस में मिलता है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ सैफरॉन मान के चलो 3/7 निस्कस में हमें इतना पैलेस ऑफ सैफरॉन मिल गया। ठीक है, समझ में आया। तो अब पहले हम क्या करेंगे कि एक निस्कस में कितना पैलेस ऑफ सैफरॉन है वो निकालेंगे। तो लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ सैफरॉन कैन बी बॉट फॉर 1 निस्कस इक्वल टू, अब ये वाला जो होगा 3/7 इधर जाके इस तरह से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर होता है इसके डिवाइड में आता है, तो इस वजह से यहाँ पर ये वाला इसका देखो रेसिप्रोकल हो गया, इधर आया। तो समझ में आ रहा है। तो हमें तो यहाँ पर 9 निस्कस के लिए निकालना था, ये हमने एक निस्कस का क्वांटिटी ऑफ सैफरॉन निकाला। तो अब हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ सैफरॉन्स कैन बी बॉट फॉर 9 निस्कस इक्वल टू, अब हम यहाँ पर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 × 5/2 × 7/3 हो गया। और यहाँ पर इसको अगर हम काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 57 जा 105, तो 105 पैलेस ऑफ सैफरॉन आ जाएगा, 105 पैलेस ऑफ सैफरॉन। और नीचे यहाँ पर कितना बच गया, 2। ठीक है, यहाँ पर 3 से कट गया था, ये 3 से कटा था, तो नीचे सिर्फ 2 बचा था, तो नीचे 2 रहने दिए।
अब देखो क्वेश्चन, देखो आप अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखो तो ये होल में दिया गया है, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने की गलती मत करना। क्वेश्चन अगर होल में है तो हम इसका आंसर होल में निकालेंगे, क्वेश्चन अगर ये पॉइंट में दिया हुआ रहता तो इसका आंसर हम पॉइंट में निकालते, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको होल में ही करके छोड़ देना है। होल में कैसे करेंगे, करने आता होगा, जैसे 2 का टेबल में जो 10 है 5 बार में आ गया, फिर 2 के टेबल में 5 आता नहीं है तो 2 2 जा 4 हो गया, एक बच गया तो एक ऊपर डाल दिए, तो इतना पैलेस ऑफ सैफरन हो गया। मतलब हमें समझ में आ गया कि 9 निस्कस में कितने क्वांटिटी ऑफ सैफरन खरीदा जा सकता था, तो 52 होल 1/2 पैलेस ऑफ सैफरन खरीदा जा सकता था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। चलो अब आगे हम यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। दिया गया है हरमन इज़ अ 1 ईयर ओल्ड गर्ल। हरमन जो है वो 1 साल की एक लड़की है। हर एल्डर ब्रदर इज़ 5 ईयर्स ओल्ड। उसका जो एल्डर ब्रदर है वो 5 ईयर्स ओल्ड है। तो व्हाट विल बी हरमन्स एज, तो हरमन का एज कितना होगा व्हेन द रेशियो ऑफ हर एज टू हर ब्रदर्स एज इज़ 1:2। अगर हरमन का एज का रेशियो, अगर हरमन के एज का रेशियो और उसके भाई का एज का रेशियो 1:2 हो जाए तो हरमन का एज कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो जो क्वेश्चन में गिवन दिया गया है उसको लिख लो। जैसे यहाँ पर हरमन का प्रेजेंट एज दिया गया है 1 ईयर, तो लिख लेते हैं हरमन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 1 ईयर। सेम इसी प्रकार से हरमन के एल्डर ब्रदर का प्रेजेंट एज 5 ईयर्स दिया गया है, तो लिख लेते हैं हरमन्स एल्डर ब्रदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 ईयर्स। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अब आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरमन का एज कितना होगा यदि उसका एज और उसके भाई का एज का रेशियो 1:2 हो जाए। तो अभी तो हमें एज पता नहीं है ना कि कितने एज के बाद उसका जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। तो हम मान लेते हैं कि x ईयर्स के बाद जो इनके एजेस का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। ठीक है, x ईयर्स के बाद हरमन और उसके भाई का एज का रेशियो 1:2 होगा, ये हम मान लिए x ईयर्स के बाद होगा 1:2। ठीक है, तो जरा सोचो कि अगर अभी हरमन का प्रेजेंट एज 1 ईयर हो रहा हो तो x ईयर्स के बाद इसका प्रेजेंट एज कितना होगा। जैसे अगर आपका अभी साल मान के चलो, अभी आपका 12 साल हो रहा है, तो 3 साल के बाद आपका एज कितना होगा, 3 साल होगा। तो x साल के बाद आपका एज कितना होगा, 1 + x होगा ना। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर आगे हम लिखेंगे आफ्टर x ईयर्स के बाद हरमन का जो एज होगा वो 1 + x हो जाएगा, एक में x हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हरमन का एल्डर ब्रदर का एज 5 + x हो जाएगा। आफ्टर x ईयर्स हरमन्स एल्डर ब्रदर्स एज इक्वल टू 5 + x हो जाएगा। अब इन दोनों का जो रेशियो है ये दे रखा है 1:2, तो हम इन दोनों का रेशियो ले लिए 1 + x बाई 5 + x, और इसका जो रेशियो दिया गया था 1/2 इसको ले लिए। अब बस सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 2 1 जा 2 हो गया, ये 2x हो गया, ये 5 1 जा 5 हो गया, ये x हो गया। अब x को इधर कर देंगे, 2 को इधर कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 2x में x घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x में x घटाएंगे तो x हो जाएगा, और 5 में 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, मतलब x ईयर्स के बाद जैसे हरमन का एज बोला गया था 1 + x, तो x के जगह पर अगर हम 3 रख दे तो आफ्टर 3 ईयर्स हरमन्स एज कितना हो जाएगा, 1 + 3 दैट इज कितना हो जाएगा 4। तो हमें वही क्वेश्चन में निकालने बोला था हरमन का एज निकालने बोला था। तो हम लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर्स, क्योंकि आफ्टर x ईयर्स हरमन का एज 1 + x है, तो x के जगह पे 3 है, तो आफ्टर 3 ईयर्स हरमन्स एज बराबर 1 + 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 + x है, x के जगह पे 3 है, तो 1 + 3 हो गया, दैट इज कितना हो जाएगा 4 ईयर्स। यानी 3 साल के बाद हरमन का जो एज होगा वो 4 ईयर्स होगा। समझ में आया। हम चाहें तो उसके भाई का भी एज निकाल सकते हैं। 3 साल के बाद उसके भाई का एज कितना होगा, उसके एल्डर ब्रदर का एज 5 + x था, तो 5 + 3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। बट यहाँ पर इसके भाई का एज निकालने के लिए नहीं बोला गया था, इसमें सिर्फ बोला गया था हरमन का एज कितना होगा। तो आंसर इतना ही छोड़ देना, इतना ही में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इसको भी बना लेते हो तो ऐसा नहीं नंबर कट जाएगा, बट क्वेश्चन आपका यहीं तक था। ठीक है, इतना ही काम आपको करना था। समझ में आया। आगे बढ़े। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गोल्ड एंड वाटर आर इन द रेशियो 37:2। आगे है इफ
1 लीटर ऑफ वाटर इज़ 1 kg इन मास, अगर 1 लीटर वाटर में 1 kg मास हो, अगर 1 लीटर वाटर में 1 kg मास हो, तो व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड, तो 1 लीटर गोल्ड में कितना मास होगा। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। किसका रेशियो, रेशियो दे रखा है मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गोल्ड एंड वाटर, गोल्ड और वाटर का इक्वल वॉल्यूम का मास का रेशियो दे रखा है, इसको लिख लिए। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि 1 लीटर वाटर का जो मास है ये 1 kg है, तो लिख लो यहाँ पर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर बराबर 1 kg, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर बराबर 1 kg। तो आपको यहाँ पर बताना है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड, तो 1 लीटर गोल्ड का मास कितना होगा, 1 लीटर गोल्ड का मास कितना होगा, 1 लीटर वाटर का मास तो 1 kg है, तो 1 लीटर गोल्ड का मास कितना होगा, अभी हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे x, कि मास ऑफ 1 लीटर गोल्ड बराबर x kg, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, लेट द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड इक्वल टू x kg। समझ में आया। अब इसका जो रेशियो है ये देख लो, यहाँ पर रेशियो दिया गया है 37:2, लेकिन पहले किसका लिया गया है, गोल्ड का, फिर लिया गया है वाटर का, मतलब हम मास ऑफ गोल्ड लेंगे और मास ऑफ वाटर लेंगे, इसका रेशियो लेंगे, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पर मास ऑफ गोल्ड बाई मास ऑफ वाटर कर दिए, तो ये मास ऑफ गोल्ड 37:2 दिया गया था, 37/2 कर दिए। अब मास ऑफ गोल्ड जो है वो x है, तो हम मास ऑफ गोल्ड के जगह पे x पुट कर दिए, और मास ऑफ वाटर 1 kg है, 1 पुट कर दिए, 37/2 रहने दिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x हो गया, 37 1 जा 37 हो गया। अब 2 को हम इसके नीचे कर देंगे, तो इसको अगर हम डिवाइड करें, चूँकि कटेगा नहीं पूरा, तो डिवाइड करने के बाद 18.5 समथिंग आएगा, ठीक है। यानी जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मास ऑफ 1 लीटर गोल्ड कितना होगा, 1 लीटर गोल्ड का मास कितना होगा, तो 18.5 होगा। देयरफॉर आप यहाँ पर लिख सकते हो मास ऑफ 1 लीटर गोल्ड इक्वल टू 18.5, और वो आपका आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका आंसर यहीं पे आ चुका है, बस आपको अगर एक लाइन और लिखना है तो ये चीज़ लिख सकते हो, देयरफॉर मास ऑफ 1 लीटर गोल्ड इक्वल टू 18.5 kg। क्वेश्चन समझ में आ गया, ईजी था। आगे बढ़ें, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज़ गुड फार्मिंग प्रैक्टिस टू अप्लाई 10 टन्स ऑफ काउ मैन्योर फॉर 1 एकड़ ऑफ लैंड। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अच्छी फार्मिंग के लिए 1 एकड़ लैंड में 10 टन्स ऑफ काउ मैन्योर अप्लाई करना होता है या फिर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। 1 एकड़ लैंड में 10 टन्स ऑफ काउ मैन्योर की ज़रूरत होती है एक अच्छी फार्मिंग के लिए। तो क्वेश्चन में कि फार्मर इज प्लानिंग टू ग्रो टोमेटोज इन अ प्लॉट ऑफ साइज 200 फीट बाई 500 फीट। अब एक फार्मर है जो कि प्लान कर रहा है टोमेटो ग्रो करने का, जिसका प्लॉट का साइज़ यहाँ पर दे रखा है 200 फीट बाई 500 फीट। प्लॉट का साइज़ कितना है, 200 फीट बाई 500 फीट। तो हम मान लो कि इसका जो लेंथ है 200 फीट है और जो ब्रेड्थ है ये 500 फीट है, यानी ये रेक्टेंगल के फॉर्म में। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मच मैन्योर शुड ही बाई, तो उसे कितने मैन्योर्स खरीदने चाहिए, उसे कितने मैन्योर्स खरीदने चाहिए। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि अच्छी फार्मिंग के लिए 1 एकड़ लैंड में 10 टन्स ऑफ काउ मैन्योर चाहिए। 1 एकड़ लैंड में कितने मैन्योर्स चाहिए, 10 टन्स ऑफ काउ, मतलब 10 टन्स चाहिए, 10 टन्स काउ मैन्योर चाहिए। तो अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इतना फीट के लिए, इसके इतना एरिया के लिए आपको कितने मैन्योर की ज़रूरत होगी या फिर कितने मैन्योर आपको चाहिए। तो पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि फॉर गुड फार्मिंग प्रैक्टिस, एक अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिस के लिए हमें 10 टन्स मैन्योर चाहिए पर एकड़। यहाँ पर दिया हुआ ना 1 एकड़ ऑफ लैंड, मतलब 10 टन्स पर एकड़ चाहिए अच्छी फार्मिंग के लिए। अब जैसा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फार्मर प्लान कर रहा है टोमेटो ग्रो करने का, जिसका प्लॉट का साइज़ है 200 फीट बाई 500 फीट, मतलब जो फार्मर है वो इसी के अंदर जो टोमेटो है वो प्लांट करेगा 200 इंटू 500 फीट। अब यहाँ पर आपको क्या है, मैन्योर ऐड करने हैं, यहाँ पर मैन्योर ऐड करने हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर वही चीज़ पूछा है, इसमें कितने मैन्योर की हमें ज़रूरत होगी, कितने मैन्योर की ज़रूरत होगी। तो ये निकालने के लिए पहले इसका पूरा हमें एरिया निकालना पड़ेगा, पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कितने मैन्योर की वहाँ पर ज़रूरत होगी। और इसका लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पर दे रखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं प्लॉट की जो साइज़ है वो 200 फीट और 500 फीट दे रखा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 जा 10,000 स्क्वायर फीट निकल गया। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें यूनिट अलग अलग है, ये स्क्वायर फीट में आपका आया है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपका जो मैन्योर जो दिया गया है वो एकड़ में दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, इस स्क्वायर फीट को एकड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्क्वायर फीट को एकड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए एनसीईआरटी बुक में देखना आपका उसी पेज के पहले में देख लेना, पेज नंबर शायद 175 या 176 होगा, उसमें ये वाली यूनिट दी गई होगी, जिसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 1 एकड़ बराबर होता है 43,560 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये वाला होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कन्वर्ट स्क्वायर फीट इनटू एकर्स। स्क्वायर फीट को हम एकर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो एकड़ में दे रखा है, तो स्क्वायर फीट में हम रहने नहीं देंगे, उसको हम एकड़ में ही कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 1 एकड़ बराबर होता है 43,560 स्क्वायर फीट, इसी को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, 1 एकड़ को इधर करेंगे, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा और 1 एकड़ को हमने इस साइड कर दिया। तो अगर हम 1 स्क्वायर फीट निकाल ले तो 1 स्क्वायर फीट बराबर 43,560 एकड़ हो जाएगा। बट हमें कितना का स्क्वायर फीट लेना था, 10,000 स्क्वायर फीट लेना था, तो हम यहाँ पर 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 स्क्वायर फीट बराबर 10,000 बाई 43,560 एकड़। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा अप्रॉक्स 2.295 एकड़। ये अप्रॉक्स में आएगा, ब्रैकेट में चाहो तो आप यहाँ पर अप्रॉक्स लिख सकते हो। ठीक है, 2.295 आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ये एकर्स में तो आ गया। ठीक है, जैसे कि हमारा जो एरिया है वो पता चल चुका है, हमारा जो एरिया है वो पता चल गया कि ये 2.295 एकर्स है, ये एरिया हमें पता चल चुका है। ठीक है, प्लॉट का जो एरिया है ये 2.295 एकर्स है। और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या दिया गया था कि अच्छी फार्मिंग के लिए 1 एकड़ लैंड में इतने टन्स का ऑफ मैन्योर चाहिए। 1 एकड़ लैंड में, क्वेश्चन में ध्यान से समझना क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था 1 एकड़ लैंड के लिए 10 टन्स मैन्योर चाहिए, यही दिया गया था ना, 1 एकड़ के लिए 10 टन्स मैन्योर चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि जो प्लॉट है उसमें कितने मैन्योर चाहिए, तो प्लॉट का जो एरिया है हमने कितना निकाला, 2.295। तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2.295 एकड़ लैंड बराबर 10 इंटू 295 टन्स मैन्योर चाहिए, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.295 टन्स हमें मैन्योर की ज़रूरत होगी। समझ में आ गया? ये अप्रॉक्स में आएगा तो ब्रैकेट में यहाँ पर अप्रॉक्स लिख देना। ठीक है, अप्रॉक्स लिख देना, मैंने नहीं लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर अप्रॉक्स लिख सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे हम यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। दिया गया है कि अ टैप टेक्स 15 सेकेंड्स टू फिल अ मग ऑफ वाटर। एक टैप है जो कि एक मग वाटर को फिल करने में 15 सेकेंड लगाता है। द वॉल्यूम ऑफ द मग इज़ 500 ml, और उस मग की जो वॉल्यूम है अगर 500 ml दी गई हो, तो हाउ मच टाइम डज द सेम टैप टेक टू फिल अ बकेट ऑफ वाटर इफ़ द बकेट हैज़ अ 10 लीटर कैपेसिटी। अब अगर कोई बकेट की कैपेसिटी 10 लीटर हो तो वो उस बकेट को फिल करने में सेम जो टैप है वो कितना टाइम लगाएगा, यही आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे अगर आप देखो तो जो यूनिट है वो अलग अलग है, ये लीटर में है, ये मिलीलीटर में है। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। तो अगर हमें 10 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 लीटर इक्वल टू 10 इंटू 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, यानी 10 इंटू 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 10 लीटर को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो यूनिट है अब मेरा यहाँ पर मिलीलीटर में सेम आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे। क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया था कि 15 सेकेंड में वो एक मग के वाटर को फिल करता है, और मग की जो कैपेसिटी है वो 500 ml है। तो 15 सेकेंड में ये 500 ml मग को फिल कर रहा है, इसीलिए 15:500 कर दिए। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सेम टैप है तो कितने टाइम में, तो कितने सेकेंड में वो 10 लीटर बकेट को पूरा करेगा। तो कितने टाइम में पता नहीं है, तो हम मान लिए कि x टाइम में, यानी x सेकेंड में 10 लीटर नल को वो फिल कर लेगा। समझ में आया? तो इसको हमने क्या करा, प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख दिया है। अब हम जानते हैं
अच्छा, यहाँ पर जो ये लीटर है, लीटर को हमने मिली लीटर में कन्वर्ट करा है ना, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 10 लीटर के जगह पे ये जो 10,000 मिली लीटर निकाले हैं इसको यहाँ पे लिख लिया, बाकी सारा यहाँ पर सेम जैसे का वैसे उतारे हैं। और अब आपको रूल पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, यानी 500 और x जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500 और x ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 15 और 10,000 है ये यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब 500 इन दोनों के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 00 है ये कट जाएगा और 5 के टेबल में 15 3 बार में आएगा। तो 3 को अगर हम यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू है ये 300 सेकेंड से निकल जाएगा। तो ये तो आंसर हो गया कंप्लीट, आपका यहाँ पर हो चुका। अगर सेकेंड में आंसर निकालना है तो ठीक है, आंसर यहीं पे कंप्लीट है। बट अगर आपको इसको मिनट में चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से डिवाइड कर दिए तो ये लो सेकेंड मिनट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर भी ये जो 00 है ये कट जाएगा और 6 के टेबल में 35 बार में आएगा, तो 5 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट। समझ में आ गया, यानी कि 10 लीटर वाले बकेट को फिल करने में जो नल है ये 5 मिनट लगाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 एकड़ ऑफ लैंड कॉस्ट ₹15 लाख। अगर 1 एकड़ लैंड का कॉस्ट 15 लाख हो तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2400 स्क्वायर फीट ऑफ द सेम लैंड। तो उसी लैंड का कॉस्ट अगर वही सेम लैंड इतना स्क्वायर फीट का हो तो उसका कॉस्ट क्या होगा। अगर वही लैंड इतने स्क्वायर फीट का हो तो उसका कॉस्ट क्या होगा, यही आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो जो यूनिट है ये अलग अलग है। यहाँ पर जो यूनिट है यहाँ पर ये एकड़ है और यहाँ पर जो है स्क्वायर फीट है। और मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि 1 एकड़ बराबर होता है 43,560 स्क्वायर फीट। पीछे का क्वेश्चन बताया था ना, 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 43,500 स्क्वायर फीट। तो हम पहले क्या किए कि इसके यूनिट को हम एक कर लिए। ये 1 एकड़ में था, ये स्क्वायर फीट में था, तो 1 एकड़ को हमने स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लिया। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 43,500 स्क्वायर फीट का जो कॉस्ट है वो इतना होगा। तो अब आपको इसका स्क्वायर फीट का कॉस्ट निकालना है, तो इसमें भी हम सेम वैसे ही प्रोपोर्शन वाला मेथड ही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में जैसे दिया गया था कि 1 एकड़ लैंड का जो कॉस्ट है वो 15 लाख है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ 1 एकड़ लैंड का कॉस्ट 15 लाख हो गया। क्वेश्चन में फिर आपसे दिया गया था कि 2400 स्क्वायर फीट का कॉस्ट कितना होगा, तो 2400 स्क्वायर फीट का जो कॉस्ट है हमने यहाँ पर x मान लिया है। ठीक है, अब 1 एकड़ का यहाँ पर यूनिट तो अलग अलग है ना, ये स्क्वायर फीट में है, यहाँ पर ये एकड़ में है, तो दोनों का यूनिट सेम कर रहे हैं। तो 1 एकड़ के जगह पे इतना स्क्वायर फीट लिख देंगे, इसके जगह पे ये वाला लिख देंगे। तो 1 एकड़ के जगह पे इतना स्क्वायर फीट हो गया और बाकी सारा जैसे का वैसे उतार दिए। अब प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन को बनाने का तरीका पता होगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पर ये और ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 43,560 मल्टीप्लाई x और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके छोड़ दिए हैं। अब ये इसके नीचे आ जाएगा, तो x का वैल्यू इतना मल्टीप्लाई ये हो गया। यहाँ से चाहो तो आप 1 0 इस तरह से कट भी कर सकते हो। कट करने के बाद मेरा जो बचेगा वो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे चाहो तो आप इसको और भी आगे काट सकते थे, लेकिन ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इतना आ जाएगा और यहाँ पर ये जो रहेगा उसको रहने देना और इन दोनों को डिवाइड कर देना। क्योंकि ये पूरा पूरी कटेगा नहीं, बाद में आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अभी यहीं पे इसको डिवाइड कर दो ताकि आपको काटने का और ज़रूरत ही ना पड़े। तो डिवाइड करोगे तो लगभग ये आ जाएगा 82,644.628। अब जब भी यहाँ पर 5 से ये बड़ा होता है ना तो ये नंबर एक बढ़ जाता है, तो 63 हो जाता है। ठीक है, तो अप्रॉक्स में लगभग ये आएगा डिवाइड करने के बाद। तो इसका जो आंसर निकल जाएगा वो निकल जाएगा 82,644 इंटू 0.63। ठीक है, ये 5 से ज़्यादा है तो इसको एक बढ़ा दिए हम, यानी कि कॉस्ट ऑफ 2400 था, यहाँ पे 24,000 हो गया। 2400 स्क्वायर फीट का जो लैंड का कॉस्ट है ये 82,644.63 हो गया। तो बस ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, अ ट्रैक्टर कैन प्लव द सेम एरिया ऑफ ए फील्ड 4 टाइम्स फास्टर देन अ पेयर ऑफ ऑक्सन। अब क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि ए पेयर ऑफ ऑक्सन जितना भी समय लगाता है किसी फील्ड को प्लव करने में, तो जो ट्रैक्टर है ये 4 टाइम्स फास्टर प्लव कर सकता है।
आगे है अ फार्मर वांट्स टू प्लव हिज 20 एकड़ फील्ड। अब एक फार्मर है जो कि अपनी 20 एकड़ फील्ड को प्लव करना चाहता है, यानी कि 20 एकड़ फील्ड को वो जोतना चाहता है फार्मर। तो अ पेयर ऑफ ऑक्सन टेक्स 6 आवर्स टू प्लव एन एकड़ ऑफ लैंड। तो जो पेयर ऑफ ऑक्सन है ये 6 घंटे लगाता है 1 एकड़ लैंड को प्लव करने में। ठीक है, तो हाउ मच टाइम वुड इट टेक इफ़ द फार्मर यूज्ड अ पेयर ऑफ ऑक्सन टू प्लव द फील्ड। तो अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो फार्मर है जो कि चाहता था अपना 20 एकड़ फील्ड को प्लव करने के लिए, तो जो पेयर ऑफ ऑक्सन है वो इस 20 एकड़ फील्ड को प्लव करने में कितना टाइम लेगा, एंड हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम इफ़ ही डिसाइड्स टू यूज़ अ ट्रैक्टर इंस्टेड। और उस पेयर ऑफ ऑक्सन के जगह पे अगर ट्रैक्टर से अगर वो प्लव करे तो कितना टाइम लेगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर दो पार्ट में पूछा गया है। पहला पार्ट में आपसे टाइम पूछा गया है कि जो पेयर ऑफ ऑक्सन है प्लव करने में कितना लेगा 20 एकड़ फील्ड को, और दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि टाइम टेकन कितना, मतलब जो टाइम है वो ट्रैक्टर कितना लेगा उसी 20 एकड़ फील्ड्स को प्लव करने में। ठीक है, पेयर ऑफ ऑक्सन कितना टाइम लेगा और ट्रैक्टर कितना टाइम लेगा। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखो दिया गया है ए पेयर ऑफ ऑक्सन टेक्स 6 आवर्स टू प्लव एन एकड़ ऑफ लैंड। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो पेयर ऑफ ऑक्सन है, जो पेयर ऑफ ऑक्सन है वो 1 एकड़ लैंड को प्लव करने में 6 घंटे का समय ले रहा है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि टाइम टेकन टू प्लव बाई अ पेयर ऑफ ऑक्सन फॉर 1 एकर्स ऑफ फील्ड इक्वल टू 6 आवर्स। समझ में आया कि 6 एकर्स फील्ड को प्लव करने में जो पेयर ऑफ ऑक्सन समय ले रहा है वो 6 घंटे ले रहा है। बट 1 एकर्स फील्ड को तो प्लव नहीं करना था, फार्मर तो अपना 20 एकर्स फील्ड को प्लव करना चाहता था। तो ऑब्वियस ये बात है, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आगे हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन टू प्लव बाई अ पेयर ऑफ ऑक्सन फॉर 20 एकर्स ऑफ लैंड, और इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो आवर है इधर आ गया, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 120 आवर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट वाला आपका आंसर हो गया। ये जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से जो क्वेश्चन था हाउ मच टाइम वुड इट टेक इफ़ द फार्मर यूज्ड अ पेयर ऑफ ऑक्सन टू प्लव द फील्ड। तो इस फील्ड को 20 एकड़ फील्ड को प्लव करने में जो पेयर ऑफ ऑक्सन समय लिया वो 120 आवर्स लिया। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट में हमें निकालना था जो ट्रैक्टर जो समय लेगा वो निकालना था। पेयर ऑफ ऑक्सन तो समय ले लिया 120 घंटा, ट्रैक्टर कितना समय लेगा। अच्छा, ट्रैक्टर के लिए कंडीशन क्या दे रखा था कि जो ट्रैक्टर है ये 4 टाइम्स फास्टर प्लव करेगा। अब जरा सोचो कि अगर 4 टाइम्स फास्टर प्लव कर रहा है तो समय कम लेगा कि ज़्यादा लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कम समय लेगा अगर ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 टाइम्स फास्टर वो प्लव कर रहा है। तो आगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि टाइम टेकन टू प्लव बाई अप ट्रैक्टर, जो अब ट्रैक्टर टाइम ले रहा है प्लव करने में वो 4 टाइम्स फास्टर लेता है पेयर ऑफ ऑक्सन से 20 एकर्स लैंड के लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस 120 आवर्स में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 30 बार में कट जाएगा ना, 30 बार में कट जाएगा यानी 30 आवर्स हो जाएगा। समझ में आया, 3 हो गया, इसको थोड़ा सा सुधार लेना। ठीक है, 3 नहीं होगा 30 होगा, 30 आवर्स हो जाएगा, 30 आवर्स। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दो पार्ट में पूछा गया था। पहला पार्ट में पूछा था कि पेयर ऑफ ऑक्सन कितना समय लेगा 20 एकड़ फील्ड को प्लव करने में, तो 120 आवर लेगा। और दूसरे पार्ट में पूछा गया था कि जो ट्रैक्टर है वो कितना टाइम लेगा प्लव करने में उसी फील्ड को, मतलब 20 एकर्स फील्ड को ही। तो इसके लिए 4 टाइम्स फास्टर वो प्लव कर सकता था, तो इसलिए इसको हम 4 से डिवाइड कर दिए। दैट मीन्स कि 30 आवर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और पूरे बुक का भी। क्वेश्चन दिया गया है कि द ₹10 कॉइन इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल कॉल्ड क्यूप्रो निकल। जो 10 रुपया का कॉइन होता है वो एक एलॉय होता है कॉपर और निकल का, जिसे क्यूप्रो निकल भी बोलते हैं। कॉपर और निकल के एलॉय को क्यूप्रो निकल बोला जाता है। ठीक है, आगे है कि कॉपर एंड निकल आर मिक्सड इन अ 3:1 रेशियो। जो कॉपर और निकल है इस 10 रुपीज़ के कॉइन में उसकी रेशियो दे रखी है 3:1। ठीक है, द मास ऑफ द कॉइन इज 7.74 ग्राम।
अब इसका जो मास है, इस 10 रुपीज़ कॉइन का जो मास है वो दे दिया है 7.74 ग्राम्स। अब इसके बाद का क्वेश्चन आगे मैं अभी समझाऊँ तो हो सकता है पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में और भी ना आए, इसीलिए पहले मैं आपको यहाँ तक का जो आंसर है वो समझा दे रहा हूँ, फिर इधर का आगे हम समझेंगे। अभी तक आपका यहाँ पर क्या दिया गया है कि 10 रुपीज़ का कॉइन है जो कि एलॉय है कॉपर और निकल का, पहला चीज़। दूसरा कि इसमें कॉपर और निकल का जो रेशियो है वो दे रखा है 3:1, और इसका टोटल जो मास है वो दे रखा है 7.74 ग्राम। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने पहले भी सॉल्व करके रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो रेशियो में दे रखा था कॉपर और निकल का रेशियो, इसको लिख लेते हैं। दिया गया है रेशियो ऑफ कॉपर एंड निकल इज ₹10 कॉइन, ये दे रखा है 3:1। ठीक है, तो हम पहले ये निकाल लेंगे कि इस 10 रुपीज़ के कॉइन में कॉपर का कितना मास होगा और निकेल में कितना, निकेल का कितना मास होगा। ये तो टोटल मास दे रखा है ना, ये तो 10 रुपीज़ कॉइन का टोटल मास दे रखा है जिसमें कॉपर और निकेल दोनों ही ऐड है। तो कॉपर का हम अलग से निकालेंगे और निकेल का अलग से हम पहले मास निकाल लेंगे। तो इसके लिए कैसे हम निकालते हैं, पहले भी हमने सीखा हुआ है। ये जो रेशियो दिया गया है पहले इसका हम सम ले लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो दिया गया था इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है द मास ऑफ द कॉइन का जो मास है वो दे रखा है, इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो भी रेशियो यहाँ पर दिया गया था इसका पहले हम सम ले लेंगे। अब हम अगर पहले मास निकाल ले कॉपर का, चूँकि पहले कॉपर है फिर निकेल है, तो अगर हम कॉपर का मास निकालेंगे तो लिखेंगे मास ऑफ कॉपर, और मास में कितना है, मास का जो दिया गया है वो 3 है, यहाँ पे ध्यान देना। सॉरी, कॉपर का जो मास है वो कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, और निकेल का जो मास है ये मेरा 1 है। समझ में आया, मतलब रेशियो में दिया गया है, रेशियो ये दिया गया है। तो कॉपर का हम पहले मास निकाल रहे हैं तो लिख लिया मास ऑफ कॉपर, और मास का जो वैल्यू था ये 3 था, ऊपर में 3 लिखे, और इसका जो रेशियो का सम आया 4, इसको नीचे लिख दिए। इसको काटेंगे ना तो ये पूरी तरह से कटेगा ही नहीं, पूरी तरह से नहीं कटेगा। तो आप चाहो तो 2 से काट के फिर डिवाइड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 23.22 आ जाएगा, और नीचे 4 रहने देना। फिर इन दोनों को डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद 5.805 आएगा। और अभी हमने जिस प्रकार से यहाँ पर हमने कॉपर का मास निकाला है, सेम एज इट इज़ हम निकेल का भी मास निकालेंगे। निकेल की जो क्वांटिटी है रेशियो में यहाँ पर 1 दे रखा था, तो यहाँ पर निकेल के लिए 1 ले लिए, नीचे वही रेशियो का जो सम है वही लेते हैं, और टोटल जो मास दे रखा था कॉइन का वो यहाँ पे लिख दिए। इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो ये तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, तो डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.74 ही रहेगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.935 ग्राम आ जाएगा। तो क्वेश्चन का यहाँ वाला तक जो पार्ट है ये हमने ख़त्म कर दिया है। आई होप यहाँ तक सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया कि कॉपर का मास निकाल लिया और निकेल का मास निकाल लिया है। उस 10 रुपीज़ कॉइन में कॉपर का कितना मास है और निकेल का कितना मास है। ठीक है, अब आपसे आगे क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ कॉपर इज़ ₹906 पर केजी, अगर कॉस्ट का जो प्राइस है वो अगर 1 केजी का 906 रुपीज़ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ कॉपर इक्वल टू 906। 1 केजी कॉपर का जो कॉस्ट है वो इतना दे रखा है। अब यहाँ पर हमने जो इसकी वैल्यू निकाली थी मास, ये हमने ग्राम में निकाली थी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो केजी होगा इसको ग्राम में हमें कन्वर्ट पहले करना पड़ेगा, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो लिख दिए कॉस्ट ऑफ 1000 ऑफ कॉपर इक्वल टू 906, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 1000 भी होगा। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 केजी के जगह पे पहले हमने 1000 ग्राम रहने दिया है। अब जब हम 1 ग्राम का निकालेंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ कॉपर इक्वल टू 906 बाई 1000। समझ में, पहले हमने क्या किया, 1 केजी को हमने 1000 में कन्वर्ट करा, फिर यहाँ पर 1 ग्राम कर दिए तो 1000 इसके नीचे आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को पहले भी हमने सॉल्व करने के लिए सीखा हुआ है, ईजी है, हार्ड नहीं है। अब कॉपर का यहाँ पर जो मास दिया गया था ये 5.805 ग्राम दिया गया था, तो इस 1 ग्राम के जगह पे हम 5.80 ग्राम लिख सकते हैं ना। तो लिख दिए कॉस्ट ऑफ 5.805 ग्राम ऑफ कॉपर इक्वल टू, इसको भी हम 5.805 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि काटेंगे तो पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 5259.33, और नीचे 1000 आ गया।
अब नीचे 3 जीरो है तो यहाँ से 1 2 3 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे तो 5.25 समथिंग आएगा, और इधर 6 से ज़्यादा है तो हम इसको 6 कर दिए। ये पहले भी रूल सीखा हुआ होगा कि अगर ये 5 से ज़्यादा रहता है तो इधर एक डिजिट बढ़ जाता है, तो इसीलिए यहाँ 5 से एक आगे बढ़ा दिए, 6 कर दिए। यानी कि हमने ये समझ लिया कि कॉपर का जो कॉस्ट है वो 5.805 ग्राम का वो हमने निकाल लिया 5.26। तो अभी हमने जिस प्रकार से कॉपर का यहाँ पर कॉस्ट निकाला है 5.805 ग्राम का, जो कि यहाँ पर दिया गया था कॉपर का मास, सेम एज इट इज़ अब हम निकेल का निकालेंगे। चूँकि यहाँ पर दिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ निकेल इज़ 1341 पर ग्राम, तो ये पहले हम लिख लेते हैं पीछे। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ निकल, 1 kg निकल का जो कॉस्ट है वो 1341 दिया गया है। तो केजी को पहले यहाँ पर भी हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 ग्राम कर दिए। कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ निकेल बराबर इतना हो गया। अब ये जो 1000 है इसके नीचे आ जाएगा, और पीछे क्वेश्चन में यहाँ पर कितना दिया गया था, कितना ग्राम था, 1.935 ग्राम। तो यहाँ पर वही हम लेंगे, यहाँ पर 1 ग्राम के जगह पे 1.935 ग्राम ऑफ निकेल लेंगे, और इसको 1.935 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी कुछ कटेगा नहीं, डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही है, मल्टीप्लाई थोड़ा सा हार्ड है तो कर लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना लगभग आएगा, और फिर इसको 1000 से डिवाइड कर लेना है। तो नीचे यहाँ पर 3 जीरो है तो 1 2 3 3 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 2.59 आएगा। तो ये 5 से ज़्यादा है तो 2.6 भी हम कर सकते हैं, या फिर 2.5 ही 9 रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकेल का भी जो कॉस्ट है 1.935 ग्राम का निकाल लिया, कॉपर का भी हमने पहले निकाल लिया था। अच्छा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दीज मेटल्स इन अ ₹10 कॉइन। तो 10 रुपये के कॉइन में कॉपर का कितना कॉस्ट होता है और निकेल का कितना कॉस्ट होता है। तो ये देख लो, ये जो हम निकाल रहे हैं ये हम 10 रुपीज़ कॉइन वाला ही निकाल रहे हैं ना, यानी कि 10 रुपये के कॉइन में कॉपर का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा 5.26, और निकेल का जो कॉस्ट होगा वो हमने यहाँ पर निकाला था, वो कितना था 2.59। तो यही बस लास्ट में आंसर लिख लेंगे कि इन ₹10 कॉइन, 10 रुपये के कॉइन में जो कॉपर की कॉस्ट होती है ये 5.26 होती है, और निकेल की जो कॉस्ट होती है ये 2.59 होती है। एंड डेट्स इट। जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चन हमने आप लोग को यहाँ पर करवा दिए हैं। बाकी अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कहीं से कोई भी कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। पूरा बुक हमने ख़त्म करा हुआ है, सारे फिगर आउट क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। अगर देखना होगा किसी भी पेज का तो डिस्क्रिप्शन पे पेज का लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।